हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है स्लीपी क्लासेस में। और मुझे पता है कि इंडस्ट्रियल रिलेशन और लेबर लॉ के लिए तो आप बहुत ही ज़्यादा इंतज़ार कर रहे थे दोस्तों, आई अंडरस्टैंड दैट। और इसी के साथ विल स्टार्ट विद आर इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ। अच्छा, इसको स्टार्ट करने से पहले ना क्या करना है आपने, मेरे बेसिक रूल्स। अगर आपने ईपीएफओ निकालना है, तभी नहीं निकालना है तो वीडियो स्किप कीजिए, नमस्ते। ठीक है, अब निकालने से पहले, आप इसको स्टडी करने से पहले क्या करेंगे, प्लीज़ पेन एंड पेपर रख लीजिए। मैं आपको जो चीज़ें बताऊंगा प्लीज़, क्योंकि देखिए लेक्चर जब भी मैं बना रहा होता हूँ मुझे बस यही इमेजिन होता है कि हमें मेरे देश के कोने में हमारे स्टूडेंट्स इधर 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 जहाँ भी बैठे हुए हैं वो इसको एक्चुअल में ढंग से सुन रहे हैं, और आई इमेजिन यू पीपल सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी। ठीक है, तो एज अ टीचर हमारी और भी चीज़ें निकल के आती हैं लेक्चर बनाते हुए। ठीक है, तो सबसे पहली बात कि पेन एंड पेपर रखना है। दूसरी बात, आपको मैं हर चीज़ के साथ क्यूज़ दूंगा। क्यूज़ क्या होते हैं, आपको वो चीज़ें जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरी चीज़ कि आपने इसको रिवाइज़ करना है। ठीक है, और चौथी चीज़, डरना नहीं है, बी फियरलेस, वी विल क्रैक दिस एग्ज़ाम। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। अब इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ये क्यों लिखा है मैंने, ठीक है, हिस्ट्री पे क्यों नहीं गया, सबसे पहले इसी पे क्यों आया है। देखिए दोस्तों, ईपीएफओ पे ना थोड़ा सा हम निकल के आते हैं कि पॉलिटी और इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ ये कितने ज़्यादा बहुत ही इकट्ठे क्यों चलते हैं। देखिए ये दोनों के दोनों जो है ना, दिस इज़ रिलेटेड टू लॉज ओनली। ठीक है, अब आपको देखना है कि हमारे जो पेपर सेटर है, थोड़े वापस आ जाते हैं। ठीक है, हमारे जो पेपर सेटर है ना यूपीएससी, हाउ दे आर गोइंग टू सेट आर पेपर। अब देखिए सिंपल है कि हमने एलिजिबिलिटी जो है एग्ज़ाम की, एलिजिबिलिटी जो है वो एक ग्रेजुएट रखी है। ठीक है जी, और जो हमारे जो यूपीएससी है वो बहुत ज़्यादा कंसिडरेट होता है। उन्हें पता है कि कोई ग्रेजुएट बच्चा इसका एग्ज़ाम लिख रहा है तो उसको बेसिक्स तो आने ही चाहिए, एडवांस नहीं, बेसिक्स तो आने ही चाहिए, क्योंकि हम यूपीएससी ने सिलेबस तो दे दिया था आपको। ठीक है जी, तो आपको बेसिक्स आने चाहिए, तो हमने बेसिक्स को तो कवर करना ही करना है। क्यों, देखिए आपके अमूमन कितने हैं, 40 to 50% क्वेश्चंस या फिर ज़्यादा भी, क्योंकि यूपीएससी के ट्रेंड्स जो हैं बहुत एग्जाम से हमने देखा है बेसिक से ही उठाते हैं, तो 40 to 50% क्वेश्चन जो है बेसिक से उठ के आएंगे। तो अब क्या है, ये पेन पेपर मैंने क्यों बोला है, कीप राइटिंग इट, चिल करके इस पूरे वीडियो को देखना। ठीक है, मैं धीरे धीरे चीज़ें बताता जाऊँगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्यों है। अब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ना हमारा क्या किया, बेसिक गाइडलाइंस दिए हैं किस चीज़ के लिए, क्रिएटिंग द इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम ऑफ द कंट्री। ठीक है, अब हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन थोड़ा पीछे जाएंगे तो आप देखेंगे कि जिसने आपने वर्ल्ड हिस्ट्री अगर करी भी होगी, अगर सपोज नहीं भी करी तो आपको पता है कि मतलब 18th 19th सेंचुरी में हमारे इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे, और मेनली आपको पता है कि यूनाइटेड किंगडम से ही ये सारी चीज़ स्टार्ट हुई थी, फिर रेनेसां आया, फिर मैग्ना कार्टा, बहुत चीज़ें, बट हमने उसमें नहीं जाना है। ठीक है, अब इंडस्ट्रियल रिलेशन सिस्टम जो है ना, क्या कैसे चलता है हमारा, ये हिस्ट्री के साथ पैरेलल चलता है। हिस्ट्री के साथ पैरेलल क्यों चलता है, देखिए कोई भी यहाँ पे कोई कॉटन मिल बनी है, ठीक है जी, या कोई जूट फैक्ट्री बनी है, या फिर हमारी फर्स्ट ट्रेन आई है, ठीक है जी, और ब्रिटिशर्स ने क्या क्या रूल्स रेगुलेशन लेके आए हैं, वो आपके सारे के सारे इंडस्ट्रियल रिलेशन से रिलेटेड हैं। तो अब ये क्यों क्या है आपका, आपने क्या करना है, जैसे क्योंकि आप मॉडर्न हिस्ट्री तो कर ही रहे होंगे, और आपने सर ने वो बहुत ही अच्छी तरीके से बाकी लेक्चर्स में भी कराया है। आपने इंडस्ट्रियल रिलेशन और मॉडर्न हिस्ट्री को इकट्ठे पढ़ना है। आप बोलेंगे क्या सर, हाँ जी, आपको मॉडर्न हिस्ट्री और इंडस्ट्रियल रिलेशन इकट्ठे पढ़ना है, ताकि आपके जो 1857 से लेके 1947 तक, 1947 के बाद वाला मैं बता दूंगा। ठीक है जी, इसके बीच में क्या क्या हुआ था, जैसे कि आपके पीजेंट मूवमेंट्स हुए थे, ठीक है जी, या फिर आपकी सभाएं समितिज़ बनी थी, वो आपको सारी की सारी हिस्ट्री में मिल जाएंगी। तो आपके देखिए इंटरकनेक्टिविटी है, मॉडर्न हिस्ट्री के क्वेश्चंस आपके इंडस्ट्रियल रिलेशन से आएंगे ही आएंगे, ये 20% ये प्रोबेबिलिटी है। और आप जब ईपीएफओ का पेपर दे के आएंगे तो आप इस वीडियो पे कमेंट भी करेंगे कि सर आपने जो बोला था वो बिल्कुल सही था। ठीक है, चल अब देखिए फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है ना, ये दो चीज़ें जो है इंडियन पॉलिटी से हैं, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली चीज़ें आपने मिस ही नहीं करनी है, इनको मिस करने का मतलब है सुसाइड करना। फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, और इनमें भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्या है जो आपने पढ़ने हैं।
ठीक है। राइट टू इक्वालिटी जो है आर्टिकल 14 ये आपने पढ़ना है। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन आर्टिकल 15 पढ़ना है। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एसोसिएशन आर्टिकल 19 ये पढ़ना है, ठीक है। ये आपके होमवर्क हैं, ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, और अगर आपको इसमें थोड़ी मदद लेनी है तो मेरी पॉलिटी के लेक्चर्स हैं वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी पढ़ना है 21। प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स्ड लेबर आर्टिकल 23। प्रोविजन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एक्सेट्रा आर्टिकल 24। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का पार्ट है, इसको ढंग से देखिएगा कि ये जितने भी हमारे इंडस्ट्रीज़ के राइट्स हैं वो इनमें इंक्लूड होते ही हैं, ठीक है जी, ये इंक्लूड होते ही हैं। अब आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। अब देखिए स्टेट की कुछ डायरेक्टिव्स हैं, मतलब कि डायरेक्शंस हैं जिसके हिसाब से स्टेट को काम करना चाहिए, ठीक है जी। तो अब ये वाले जो हैं यहाँ से आपके क्वेश्चन बन ही सकते हैं। देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन कर रहे हैं बट साथ में हमारी पॉलिटी भी पकड़ में आ रही है, तो देखिए यूपीएससी बहुत ही इंटेलिजेंट है। पॉलिटी, इंडस्ट्रियल रिलेशन, हिस्ट्री, फिर आपका इंग्लिश, ये सब ना जुड़े हुए हैं, दीज ऑल आर इंटरकनेक्टेड। और अगर आपने ये इंटरकनेक्शन पढ़ लिया आपका एग्ज़ाम बहुत ईजीली निकल जाता है। वो क्यों? अगर आपको सपोज कोई क्वेश्चन आ रहा है बहुत टफ है तो आप उसको एलिमिनेशन से निकालेंगे, क्यों? क्योंकि आपने ये इंटरकनेक्टिविटी को काम किया हुआ है, ठीक है। अब देखिए आर्टिकल 38 के बारे में क्या है, सिक्योर अ सोशल ऑर्डर फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपल, तो ये आर्टिकल 38 आ गया। अ स्टेट शुड डायरेक्ट इट्स पॉलिसीज टुवर्ड्स सिक्योरिंग एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड और ऑल सिटीजन शुड थ्रू वेरियस मीन्स इंक्लूडिंग इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, प्रोटेक्शन ऑफ हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स, ये देखिए वर्कर्स का जहाँ पे आ गया वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, और प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्डहुड एंड यूथ फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है जी। तो आपको पता है आर्टिकल 39 इंपॉर्टेंट है। ये जो मैंने दिए हुए हैं ये आपने आज प्लीज़ जाके पढ़ने हैं, पेन एंड पेपर पे लिखते रहिए और पढ़ने हैं, ये आपका होमवर्क है, ठीक है जी। अब अगला क्या है, हैव अ लीगल सिस्टम टू प्रमोट जस्टिस ऑन द बेसिस ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड प्रोवाइड लीगल एड थ्रू सुटेबल लेजिस्लेशन, मतलब आर्टिकल 39 है, ठीक है जी। फिर आता है सिक्योर राइट टू वर्क, टू एजुकेशन एंड टू पब्लिक असिस्टेंस इन केस ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। जब हम अगले उसमें आएंगे जो हमारे बाकी ट्रेड यूनियन एक्ट है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट है, उसको पढ़ेंगे जब, ठीक है, तो वहाँ पे भी ये डिस्कस किया हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, अनडिजर्व वांट है, ये आर्टिकल 41 है, तो ये आपको ये पढ़ने हैं, ठीक है। फिर आते हैं सिक्योरिंग जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ, ये आता है आर्टिकल 42 में, ठीक है। और सिक्योर वर्क, लिविंग वेज, डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ, ये 43, ठीक है। ये वाले तो आपको देखो मैंने फंडामेंटल राइट्स बता दिए इंपॉर्टेंट वाले और डायरेक्टिव प्रिंसिपल भी बता दिए इंपॉर्टेंट वाले। अब इनको अगर आपने छोड़ा और इनका क्वेश्चन आपको टकरा तो वो बहुत ही गलत हो जाएगा। इनको प्लीज़ ये वाले आर्टिकल्स आपने मतलब रट के खा पी के चले जाना है, इसके बहुत हाई प्रोबेबिलिटी रहती है सारे एग्जाम्स को पूछने में, और ईपीएफओ में तो पूछ भी सकते हैं, ठीक है जी। अगला क्या है, सिक्योर पार्टिसिपेशन ऑफ वर्क इन मैनेजमेंट ऑफ अंडरटेकिंग एंगेज्ड इन एनी इंडस्ट्री, आर्टिकल 43 है, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल। अब देखिए मैंने फंडामेंटल करा दिया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल करा दिया, अब आते हैं हम हिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशंस, ठीक है जी। अभी इसको हिस्ट्री को समझना थोड़ा ज़रूरी कि कैसे हमारे इंडस्ट्रियल रिलेशन का काम शुरू हुआ। देखिए हिस्ट्री के साथ साथ अब आपने पेन एंड पेपर में क्या लिखना है कि जी आज मैंने ये वाले टॉपिक्स निकालने कहाँ से, स्पेक्ट्रम से निकालने हैं, स्पेक्ट्रम जो है हमारी, ठीक है जी, मॉडर्न हिस्ट्री वहाँ से निकालने हैं। और अगर आपको थोड़ा और इजी करना है तो हमारा प्लेलिस्ट पूरी बनाई हुई है, ठीक है, अंकित सर हैं उन्होंने प्रॉपरली आपकी हिस्ट्री की बनाई हुई है, तो वहाँ पे जा सकते हैं, ठीक है। तो अब इंडिगो प्लांटेशंस जो है वो 1831 में हुआ। क्यूज़ लो, अब इंडिगो प्लांटेशन से क्या हुआ था, कुछ हुआ था, अब ये आपने पढ़ना है, किसमें, हिस्ट्री में। इंडिगो प्लांटेशन 1831 में स्टार्ट हुई और ये फर्स्ट इंडस्ट्री ऑफ इंडिया माना गया, ठीक है जी। लेटर क्या हुआ, कॉटन मिल जो है वो एस्टैब्लिश हुई 1851 में। अब देखिए इंडिगो प्लांटेशन और कॉटन मिल जो है ये तो दो चीज़ें हैं, ये आपकी बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा
आप बोलेंगे सर कुछ तो हुआ था, इंडिगो प्लांटेशन और कॉटन मिल समथिंग समथिंग, सर कुछ तो हुआ था। जाइए मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़िए, यहाँ से आपके क्वेश्चन निकल सकते हैं। अगर कोई चीज़ फर्स्ट इंडस्ट्री से रिलेटेड आ रही है, जो मैं इंडस्ट्रियल रिलेशन में पढ़ा रहा हूँ, और वही चीज़ मॉडर्न हिस्ट्री में भी है, तो वो किस क्या हो जाएगी, हाई प्रोबेबिलिटी क्वेश्चंस। तो जाके ही आपको ही पढ़ना पड़ेगा, ठीक है जी। और क्या है, बॉम्बे में बनी थी ये फर्स्ट 1851 में कॉटन मिल, और जूट मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट को भी हुई थी 1855 में। तो अब आपको पता चल गया कि हाँ जी, मुझे इंडस्ट्रियल रिलेशन से क्या क्या पढ़ना है। बॉम्बे, कोलकाता, ठीक है जी, इनके बारे में पढ़ना है कि यहाँ पे क्या क्या हुआ था। ये आपका कहाँ से निकल के आएगा, स्पेक्ट्रम से निकल के आएगा, ठीक है जी। अब देखिए बॉम्बे के बारे में बात की तो बॉम्बे के साथ क्या हुआ, बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है 1890 में बनाएगी, और ये फर्स्ट वर्कर एसोसिएशन हुई थी इंडिया में, ठीक है जी। कमेंट सेक्शन में बताइए बॉम्बे मिल हैंड किसने बनाई थी, ठीक है जी, क्योंकि मैं करवा भी चुका हूँ कई क्वेश्चंस में। तो ये आपके एक और क्यू आ गया। आपने धीरे 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 क्यूज़ लेने हैं, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ पेन एंड पेपर के साथ आपने बैठना है, ताकि आज आप जब शाम को ये जब भी आप पढ़ेंगे, इसको देखेंगे लेक्चर को, तो एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स जो आपने पेन एंड पेपर पे लिखा है, 3 से 4 घंटे आप निकल जाएंगे, तो आपके बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद हो जाएगा, ठीक है जी। अब देखिए एनैक्टमेंट ऑफ फैक्ट्रीज एक्ट कब हुआ, 1881 में। तो ये क्वेश्चन भी आ गया। ये देखिए बेसिक्स है ना दोस्तों, ये बेसिक है। और ये देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन हिस्ट्री का है, ये हिस्ट्री का है, लेकिन इंडस्ट्रियल रिलेशन वाले कुछ पूछ लेंगे क्वेश्चन की फैक्ट्रीज एक्ट कब हुआ था, एनैक्ट 1881 में हुआ था, ठीक है जी। और ये इंपॉर्टेंट माइलस्टोन था किस चीज़ के लिए, एवोल्यूशन ऑफ इंडस्ट्रियल रिलेशन एज इट एंशर्ड इन फोर्स दैट अफ्रीकन वर्कर्स। तो ये आपका एक पॉइंट आ गया। फिर आते हैं फॉर्मेशन ऑफ इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO। दोस्तों होमवर्क क्या है आपका, होमवर्क क्या है, आपने आज करना है ILO के बारे में पढ़ना है, ठीक है। वेबसाइट पे जाइए और प्रॉपरली पढ़िए कि कब बना, कैसे बना, ठीक है जी। अब 1919 में इसका एक ILO फॉर्मेशन हुई थी, और इंडिया जो है एक फाउंडिंग मेंबर था, ठीक है जी। अभी क्या हुआ कि पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड में इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस बनी गई थी, जो कि एक ट्राइपेरेट बॉडी है, जो कि इंटरनेशनल रिलेशन IR प्रॉब्लम्स देखती है, इंडियन आपके लेबर इश्यूज देखती हैं इंडिया में, ठीक है जी। और ये कॉन्स्टिट्यूटेड हुआ था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, एस्टैब्लिशिंग कॉपरेशन बिटवीन गवर्नमेंट, एम्प्लॉयर्स एंड द ट्रेड यूनियंस। तो ये चीज़, ठीक है, ये एक पॉइंट आ गया, ठीक है। अब इंडिया क्या है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर ऑफ ILO हैज़ बीन अ परमानेंट मेंबर ऑफ द ILO गवर्निंग बॉडी सिंस 1922। द फर्स्ट ILO ऑफिस जो है वो कब स्टार्ट हुआ था, 1928 में। तो ये एक पॉइंटर आ गया। ILO आपने पढ़ के ही जाना है, दिस इज़ योर होमवर्क। ILO आपने प्रॉपरली पढ़ना है, होमवर्क है, क्योंकि मैं जब आपसे क्वेश्चन सीरीज़ कराऊंगा और फिर यहाँ से क्वेश्चन उठाऊंगा, तो आपके आंसर्स होने चाहिए। मेरे को कमेंट सेक्शन में जब कोई स्टूडेंट लिख के देखता है ना कि 5 out of 5, मेरे को बड़ी खुशी मिलती है, ठीक है। चलिए अब क्या हुआ कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है, इंडस्ट्रियल रिलेशन कॉन्सेप्ट जो है वो एक नए डायमेंशन पे आ गए थे, ठीक है जी। कि वर्कर्स जो हैं उन्होंने वो दे रिजॉर्टेड टू वायलेंस एंड एम्प्लॉयज़ टू लॉकआउट, मतलब कि मारपीट कर रहे थे, हड़तालें हो रही थी, तो स्ट्राइक्स और डिस्टर्बेंसेस हो रहे थे 1928 और 29 में। अब 1938 में क्या हुआ, इन ऑर्डर टू मीट एक्यूट इंडस्ट्रियल अनरेस्ट प्रिवेलिंग दैम, बॉम्बे गवर्नमेंट ने बॉम्बे इंडस्ट्रियल रिलेशन एक्ट बनाया था। तो इसीलिए देखिए ऊपर क्या बात करी थी, बॉम्बे जो है वो एक हब है किस चीज़ का, इंडस्ट्रीज़ का। तो सारी की सारी आपकी जो है, ठीक है जी, सारी की सारी जो आपकी जितनी भी डेवलपमेंट्स हैं वो कहाँ से आप पढ़ेंगे, स्पेक्ट्रम से। कौन सी, बॉम्बे, बॉम्बे से बहुत चीज़ें हुई हैं, तो आपने यहाँ का पढ़ना है। बॉम्बे, कोलकाता, ठीक है, मद्रास, इसके बारे में आपने स्पेक्ट्रम से पढ़ना है, ठीक है जी। और फिर उसके बाद क्या हुआ था, BR एक्ट जो बना था ये 1946 में बना था, और इसको 48, 49, 53 और 56 में अमेंड भी किया था। तो ये हो गया, ठीक है। अब आते हैं नेशनल कमीशन ऑन लेबर। अब देखिए कोई भी चीज़ आ रही है तो उस पर कमीशन तो बैठेंगे, क्यों कमीशंस क्यों बैठते हैं, चेंजेस लाने के लिए, रिकमेंडेशंस देने के लिए, और बहुत सारी और चीज़ें होती है, ठीक है। अब आते हैं फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर। देखिए फर्स्ट नेशनल कमीशन ऑन लेबर कब आया था, 24 दिसंबर 1966। ये आ गया एक पॉइंट।
ठीक है जी। और किसकी चेयरमैनशिप के अंडर आया था? जस्टिस पीबी गजेंद्र गधर, ठीक है जी, गजेंद्र गधकर, इनके अंडर आया था। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑब्जेक्टिव था टू स्टडी एंड रिव्यू द लिविंग कंडीशन ऑफ लेबर एंड लेबर लेजिस्लेशन सिंस 1947। तो देखिए अभी ऊपर हमने हिस्ट्री कर ली, मैंने आपको क्वेश्चंस भी दे दिए। अब हिस्ट्री के बाद आते हैं 47 के बाद क्या क्या हो रहा था। तो हमारा पहला जो है 1966 में आया। देखिए 47 के बाद 66 में आया कि लेबर्स के बारे में कुछ सोचते हैं। अब रिकमेंडेशंस क्या आई थी फर्स्ट लेबर कमीशन की? फर्स्ट लेबर कमीशन की जो रिकमेंडेशन थी वो थी कि अमेंडमेंट ऑफ सर्टन लेबर लॉज, ठीक है जी, इंक्लूडिंग द वर्कमैन्स कंपनसेशन एक्ट 1923, ठीक है जी, अभी वो चेंज हो चुका है, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947। तो ये इसमें इन्होंने चेंजेस करे। अब देखिए इतने पुराने एक्ट्स क्यों हैं? इतने पुराने एक्ट्स इसलिए हैं कि हमारी इंडस्ट्री जो है वो देखिए वो 17th, 18th, 19th सेंचुरी में ही डेवलप हुई थी। और सबसे ज़्यादा इसका पार्ट किस में रहा? हमारे जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, उनका पार्ट रहा। इसीलिए मैं कह रहा हूँ इंडस्ट्रियल रिलेशन में आपको जो एक्ट्स तो पढ़ेंगे ही, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन इसको ज़रा ढंग से समझेंगे, एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा अरे भैया आईआर को पढ़ने के लिए 50% काम तो मेरा स्पेक्ट्रम ही कर देगी। इसलिए आपको अपनी हिस्ट्री में स्पेसिफिक चीज़ें पढ़ना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि हिस्ट्री से ही ये सारी चीज़ें आई हैं। अब आते हैं सेकंड नेशनल कमीशन ऑन लेबर कॉन्फ्रेंस, ठीक है जी, लेबर कमीशन। अब इसमें क्या है कि अब इसी लेगेसी को आगे बढ़ाते हुए सेकंड लेबर कमीशन लेके आया था एक बहुत ही गैप के बाद, कि 1966 में आया था। अब उसके बाद कब आया? 1999 में सेटअप हुआ, ठीक है जी। और क्या है ये, किसके अंतर्गत आया था? रविंदर वर्मा के अंतर्गत आया था। इन्होंने बहुत ही लंबे गैप के बाद आया था। और इन्होंने रिपोर्ट भी कब में सबमिट करी थी? 99 में आई थी, और 2002 में इसकी रिपोर्ट सबमिट करी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी को। तो दो हमारे लेबर कमीशंस बैठे थे, ठीक है दोस्तों। अब ये जो है इसका फ्रेमवर्क जो बन रहा था, ठीक है जी, उसमें क्या क्या था, ठीक है, वो जानते हैं। अब इसके फ्रेमवर्क जो बना रहा था रिकमेंडेशन, तो कमीशन ने क्या क्या लिया था? इमर्जिंग इकोनॉमी एनवायरनमेंट आया था। अब आपको पता है कि लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी, देखो दोस्तों, लिबरलाइजेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी लेट 90s में जब हो रही थी, ये आपका एक और क्यू आ गया कि इकोनॉमी में क्या पढ़ना है, NCERTs में दिया हुआ है, ठीक है दोस्तों, ठीक है, देखो NCERT में दिया हुआ है। अब देखिए इंडस्ट्रियल रिलेशन में करवा रहा हूँ, बट हिस्ट्री पे भी आ गया, पॉलिटी पे भी आ गया, और अब देखिए हम कहाँ पे पहुँच गए? इकोनॉमी में भी पहुँच गए। वही है ना, इंटर रिलेटेड चीज़ें हो गई हमारे सब्जेक्ट्स और टॉपिक की। अब समझ आया कि आपको आपकी ज्योग्राफी क्यों नहीं डाली है EPFO ने? बहुत इंटेलिजेंट लोग बैठे हैं UPSC में, ठीक है। ये इंटर रिलेशन चाहिए हर सब्जेक्ट से, ताकि आप आराम से क्वेश्चंस कर पाए, ठीक है जी। अब देखिए इमर्जिंग इकोनॉमी एनवायरनमेंट के ऊपर आया कि उस पर क्या था कि एक रैपिड टेक्नोलॉजिकल चेंज आ रहे हैं, ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी आई है। देखिए आपका इकोनॉमी का एक और चैप्टर पेन एंड पेपर में लिखिए आज आपने क्या क्या पढ़ना है। ग्लोबलाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, लिबरलाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री आया, ठीक है जी। और इसके साथ क्या है? नीड फॉर ब्रिंगिंग एग्जिस्टिंग लॉ इन ट्यून विद फ्यूचर लेबर मार्केट नीड्स एंड डिमांड्स। तो आपका देखिए यहाँ से निकल आया आपका इकोनॉमी के भी सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स, ठीक है। तो आपका जो होमवर्क है आज बहुत ज़्यादा है, होमवर्क दूंगा मैं। क्यों दूंगा भैया? EPFO निकालना है, और स्मार्ट वर्क से निकालेंगे। अभी टाइम थोड़ा कम है बट निकालेंगे, ठीक है जी। अब इसके बाद क्या हुआ था? स्टडी ग्रुप्स बने थे। स्टडी ग्रुप्स वर फाउंड फॉर डिटेल स्टडी एंड रिव्यू ऑफ वेरियस लॉज, अम्ब्रेला लेजिस्लेशन फॉर अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। अब देखिए ये आपके देखिए 1990s में ये चीज़ चल रही थी, 99 में ये चल रही थी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर के ऊपर, और इसी चीज़ के बारे में शायद मोदी जी भी बहुत टाइम से बोल रहे हैं, ठीक है जी, कि हमारा जो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर है वर्कर्स का। अब देखिए 90s में बात हो रही है और अभी भी बात हो रही है, तो ये एक और क्यूज़ आ गया। अब आपने किसके बारे में पढ़ना है? स्कीम्स के बारे में पढ़ना है,
कौन सी वाली स्कीम्स? जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के बारे में है। ये कहाँ से आ गया? अब आपका करंट अफेयर्स आ गया। अब आप बोल रहे होंगे सर आप मतलब कर क्या रहे हो, मतलब आप लेक्चर पढ़ा रहे हो कि हमें होमवर्क दे रहे हो? मैं आपको बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। आपने करंट अफेयर्स में स्कीम्स पढ़नी है फॉर पीपल वर्कर्स ऑफ अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स। ज़्यादा नहीं है, मैक्सिमम 5 to 10 होंगी जो कि हाईलाइटेड है। और हाईलाइटेड भी क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि हम बेसिक्स पे ही यूपीएससी क्वेश्चन पूछते, तो आपके करंट अफेयर्स का यहाँ से बन गया स्कीम्स। ठीक है जी। फिर ग्लोबलाइजेशन के बारे में है, उसके ये आपके स्टडी ग्रुप्स किस पे बनाने, इम्पैक्ट एंड सोशल सिक्योरिटी। सोशल सिक्योरिटी भी आपका पार्ट है, ये भी हम कराएंगे। ठीक है जी। विमेन एंड चाइल्ड लेबर। ठीक है जी। अब मैं आपको चलो और आपको और क्यू दे देता हूँ। आपने जितनी भी वेबसाइट्स हैं ना, देखिए आपकी अनऑर्गेनाइज सेक्टर वर्कर्स के लिए आपकी जो ऑफिशियल वेबसाइट्स हैं, ठीक है जी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, वो आप गूगल कीजिए और वहाँ पे आपको स्कीम्स मिल जाएंगी। आपको बस एक बार नज़र मारनी है और आपको क्वेश्चन टकरेगा तो टक करके आप क्लियर कर दोगे। ठीक है जी। विमेन एंड चाइल्ड लेबर पे जाएंगे आप, इसकी वेबसाइट पे, मिनिस्ट्री पे, तो वहाँ पे भी आपको ये स्कीम्स मिल जाएंगी। और ठीक है जी, स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग एंड वर्कर एजुकेशन। अब देखिए दोस्तों, ये जितनी भी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ ये तो आपने सुनी हुई हैं, न्यूज़ में चलती रहती हैं। तो आपने वेबसाइट पे जाना है और आपने क्या करना है, स्कीम्स लेनी है। तो होमवर्क आपको आज क्या मिल गया? हिस्ट्री का भी होमवर्क मिल गया, इकोनॉमी का भी मिल गया, पॉलिटी का भी मिल गया, करंट अफेयर्स का भी मिल गया, इंडस्ट्रियल रिलेशन तो हम रिविजन कर ही रहे हैं। तो आप बोलोगे सर क्या ही है आप, बट पेपर निकालना तो करना पड़ेगा। ठीक है। अब आते हैं थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन पे आते हैं कि थ्योरीज ऑफ ट्रेड यूनियन क्या है। ठीक है जी। अब ये कई बार क्या होता है कि यूपीएससी ना क्वेश्चंस पूछ लेता है थ्योरीज पे। वो थ्योरीज पे भी क्वेश्चंस क्यों पूछेगा? क्योंकि बहुत ही ज़्यादा हमारे थिंकर्स जो हैं, ठीक है, अब लेबर और इंडस्ट्रियल रिलेशन जो है ना, वो एक कंट्री का नहीं होता है, वो सारा इट्स अ ग्लोबल फिनोमिना। सारे जगह पे लेबर क्लास होती है, वो काम कर रही होती है, और एक लेजिस्लेशन यहाँ बनता है तो उसको रेप्लिकेट करते हैं, और यूनाइटेड नेशन तो है ही। ठीक है जी। ये सारी चीज़ें करने के लिए तो कुछ बहुत ही हाई लेवल के थिंकर्स जैसे मार्क्स हो गए, इन्होंने बहुत चीज़ें बोली थी, तो उनके बारे में जानना ज़रूरी है। ठीक है। अब जानते हैं कि मार्क्सियन क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। अब यहाँ से आ सकते हैं, सीधे यूपीएससी पूछेगा हु गेव द क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। देखिए क्लास, कास्ट या फिर कैपिटलिज्म के ऊपर आपके थ्योरीज बनते तो यूजुअली कार्ल मार्क्स महाशय हमारे, इन्हीं पे बात करते हैं। अब देखिए रेवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है। रेवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में जानते हैं। अब रेवोल्यूशनरी थ्योरी या फिर इसको रेवोल्यूशनरी अप्रोच या थ्योरी ऑफ ट्रेड यूनियन जो है, ये भी कह सकते हैं, ये डेवलप किसने करी थी? कार्ल मार्क्स ने। और ये दिस थ्योरी इज ऑल्सो नोन एज द थ्योरी ऑफ क्लास वॉर एंड डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म। ठीक है जी। मतलब क्लास वॉर जो है, एक अपर क्लास है, और मतलब डायलेक्टिकल मटीरियलिज्म मतलब कि बातचीत, संवाद, इसके ऊपर दी हुई है। ठीक है जी। अब मार्क्स साहब क्या कहते हैं कि ट्रेड यूनियन जो है वो फॉरमोस्ट एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है। किस चीज़ के लिए? टू प्रोवाइड लोकस फॉर स्ट्रीम लाइनिंग द फोर्सेज ऑफ वर्किंग क्लासेस। ठीक है जी। वो कहते हैं कि ट्रेड यूनियन कुछ भी नहीं है जी, एक ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है ताकि वो काम कुम कराने के लिए एक ज़रिया बन जाए। ठीक है जी। प्रोवाइड लोकस ऑफ स्ट्रीम लाइनिंग द फोर्सेज ऑफ वर्किंग क्लासेस। ठीक है जी। ये है। आगे क्या फर्दर क्या कहते हैं कि ट्रेड यूनियंस आर फॉर मार्क्स द इंस्ट्रूमेंट ऑफ ओवरथ्रो कैपिटलिज्म। ठीक है जी। मतलब एक इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ को ओवरथ्रो करने के लिए? कैपिटलिज्म के लिए। दीज आर दस प्राइम इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ क्लास स्ट्रगल। मतलब ये प्राइम इंस्ट्रूमेंट है किस चीज़ का? क्लास स्ट्रगल का, बिटवीन प्रोलेटरिएट वर्कर्स। अब ये बताइए, इंग्लिश का भी एक क्वेश्चन निकल के आया वोकैबुलरी का, बताइए प्रोलेटरिएट क्या होता है? प्रोलेटरिएट वर्कर्स एंड कैपिटलिस्ट बिजनेसमैन, मतलब वर्कर्स और बिजनेसमैन के बीच की बात है। ठीक है जी। मार्क्स ने क्या एडवोकेट किया था? मार्क्स एडवोकेटेड दैट द वर्किंग क्लास मस्ट नॉट डाइवर्ट इटसेल्फ फ्रॉम रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम। मतलब कि वर्किंग क्लास को रेवोल्यूशनरी प्रोग्राम से हटना नहीं चाहिए। क्यों नहीं हटना चाहिए? बिकॉज ये जो है एक लेबर स्ट्रगल है दैट कैन ओनली अबॉलिश कैपिटलिज्म। तो मार्क्स साहब ये कह रहे थे। अब मार्क्स के लिए क्या था? वर्कर्स इमेंसिपेशन इन्वॉल्व्स अबॉलिशन ऑफ कैपिटलिज्म। तो इस बारे में बात कर रहे हैं, वही कैपिटलिज्म क्लास के स्ट्रगल के बारे में। ठीक है। चलिए अब आगे चलते हैं।
आगे क्या है, एवोल्यूशनरी थ्योरी। एवोल्यूशनरी थ्योरी के बारे में थोड़ा जानते हैं। अब देखिए एवोल्यूशनरी थ्योरी क्या है, इसको थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी भी बोलते हैं, और ये वेब ब्रदर्स हैं, ठीक है जी, सिडनी वेब और बीट राइस वेब, इन दोनों ने दिया था, ठीक है जी। किसने दिया था, वेब्स, सिडनी एंड बीट राइस वेब। ये डायरेक्टली क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट इन दोनों ने दिया था। अब वेब्स ने क्या कहा था कि ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो एक एक्सटेंशन है किस चीज़ का, प्रिंसिपल ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडस्ट्रियल स्फेयर, मतलब कि आपका जो है इंडस्ट्री में ट्रेड यूनियंस बनने चाहिए और उसमें डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और शायद यहीं से हमारे जो है डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में, ठीक है जी, ट्रेड यूनियन बनाने वाली चीज़ है, और फंडामेंटल राइट्स में भी दिया हुआ है, तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। अब क्या है कि इन अदर वर्ड्स क्या कहता है कि ट्रेड यूनियनिज्म इज़ नॉट एन इंस्ट्रूमेंट टू ओवरथ्रो कैपिटलिज्म बट मीन्स फॉर इक्वलाइजिंग द बार्गेनिंग पावर ऑफ लेबर एंड कैपिटल। मतलब कि अगर सिंपल वर्ड्स में ये कहेंगे कि ये कैपिटलिज्म को हटाने के लिए नहीं है, ये है कि मतलब कि एक बार्गेनिंग पावर मिल गई है किसको, लेबर को और कैपिटल को, कि जी मैं हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, तो वो उस हिसाब से कहते हैं कि ये हमारा जो डेमोक्रेसी है इस तरीके की है। अब ट्रेड यूनियनिज्म जो है वो प्रोवाइड करते हैं मीन्स बाय विच वर्कर्स ओवरकम मैनेजरियल डिक्टेटरशिप, मतलब कि तानाशाही जो है उसकी से मुक्ति मिलती है, और दूसरे हैंड में क्या है, एक्सप्रेस देयर वॉइस एंड डिटर्मिनेशन ऑफ कंडीशन अंडर विच दे हैव टू वर्क ऑन द अदर, मतलब कि एक तो तानाशाही से मुक्ति मिलती है और वो अपनी बात भी कह पाते हैं कि हाँ जी ये चीज़ है वो चीज़ है, ठीक है। चलिए अब आते हैं थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस। थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस किसने दी थी, एस.एच. स्लिचर ने दी थी। इन्होंने क्या प्रोपाउंड किया था, थ्योरी ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस, ठीक है। आके आप ना इसको रिवाइज कर सकते हैं, पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि वर्कर जो है वो इंडिविजुअली फेल करते हैं, फेल इन बार्गेनिंग विद एम्प्लॉयर्स फॉर प्रोटेक्टिंग देयर इंटरेस्ट, मतलब कि वो इंडिविजुअली जो हैं एक एक करके जो है अपने इंटरेस्ट जो है वो फेल कर जाते हैं। वो उनका मतलब ये क्या था उनके हिसाब से कि ट्रेड यूनियनिज्म जो है इसका मतलब है वर्कर्स टू प्रोटेक्ट देम इन वर्क, वही जो हम बचपन में पढ़ते थे, एक लकड़ी अलग अलग टूट जाएगी, इकट्ठे हो गए, एकता में संगठन, इस टाइप से, ठीक है जी। तो स्लिचर जो कहते हैं कि अ सिस्टम ऑफ इंडस्ट्रियल ज्यूरिस्प्रूडेंस है कि अलग अलग जो हैं वो नहीं कर पाते हैं, यूनियन में वो कर पाते हैं, ठीक है जी। अब आते हैं रेबिलियन थ्योरी। रेबिलियन थ्योरी क्या है, अब ये किसने दी है, फ्रैंक टेनबॉम ने दी थी, ठीक है जी, और इन्होंने रेबिलियन थ्योरी के कॉन्सेप्ट दिया था। अब इसमें क्या है, ये कहते हैं कि ट्रेड यूनियनिज्म इज स्पॉन्टेनियस आउटकम इन ग्रोथ ऑफ मैकेनाइजेशन। तो मतलब बेसिकली क्या कहते थे कि यूज़ ऑफ मशीन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्क, मतलब कि मशीन्स यूज़ होंगे तो एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्क होगा। वैसे देखिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, और ये बड़ा ही ज़्यादा आज के ज़माने में बड़ा ही ज़्यादा कारगर है। कोई 7 या 8 साल पहले क्या होता था, ठीक है, हमारे कंट्री में तो नहीं, कि न्यूज़ रिपोर्टिंग कैसे होती थी, एक हेलीकॉप्टर जा रहा है, ठीक है जी, एक हेलीकॉप्टर है, वो पायलट है उसके साथ बैठा हुआ है, वो उड़ रहा है, और एक कैमरामैन है, ठीक है जी, वो उड़ रहा है, किसी पर्टिकुलर इंसिडेंट हो रही है, अमेरिका की बात ही भी ले लेते हैं, ठीक है, वो उड़ रहे हैं और ये कोई हरकत हो रही है यहाँ पे, इसको रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, और मतलब लाइव टेलीकास्ट चला हुआ है, ठीक है, ये 7-8 साल पहले की बात है। आज वही चीज़ किससे रिप्लेस कर गई, ड्रोन से, मतलब आप घर बैठे सब कुछ कर सकते हो। कहने का मतलब क्या है, ड्रोन आने से 2 लोगों की जॉब चलेगी, एक तो आपके हेलीकॉप्टर के पायलट की चलेगी और दूसरे आपके कैमरामैन की चलेगी। तो मतलब कि ये चीज़ कहते थे रेबिलियन थ्योरी में कि मशीन लीड्स टू एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्क। अब देखिए ड्रोन आ गया तो आपकी जॉब भी चलेगी। तो इसमें ये कहते हैं कि मशीन इज़ द कॉज एंड लेबर मूवमेंट, मतलब कि दैट इज़ ट्रेड यूनियनिज्म इज़ द रिजल्ट, मतलब कि ये कॉज है लेबर मूवमेंट का। और दूसरे वर्ड्स में क्या है, ये क्या कह रहे हैं कि ट्रेड यूनियनिज्म जो है ये एक रेबिलियन अप्रोच है किसके अगेंस्ट, मैकेनाइजेशन ऑटोमाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सोसाइटी टू प्रोटेक्ट वर्कर इंटरेस्ट इन एंटरप्राइजेस। तो ये आ गई हमारी रेबिलियन थ्योरी बाय फ्रैंक टेनबॉम। चलिए अब आते हैं सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों है,
भाई हम इंडिया में हैं, इंडिया में है और हमारे फादर ऑफ नेशन कौन है? गांधी जी। तो गांधीयन अप्रोच क्या थी? गांधीयन अप्रोच भी एक अप्रोच है और बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन भी बन सकता है। अब गांधीयन अप्रोच ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म क्या है? ये बेस्ड है क्लास कोलैबोरेशन रादर देन क्लास कॉन्फ्लिक्ट एंड स्ट्रगल। मतलब कि क्लास कोलैबोरेशन होनी चाहिए, मतलब इन दोनों का जो कॉन्फ्लिक्ट और स्ट्रगल है वो नहीं होना चाहिए, इन दोनों को इकट्ठे एकता में संगठन टाइप में होना चाहिए। और आइडिया क्या था? द आइडिया टू टेक वर्कर्स ड्यू शेयर फ्रॉम द कैपिटलिस्ट बाय रिफॉर्म एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस अमंग वर्कर टू लेड टू इमर्जेंस ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म। तो ये मतलब कि सिर्फ एक संगठन है और एकता के लिए ही नहीं बोलते थे, ये बहुत चीज़ों पे, आपको पता है गांधी जी मॉरली भी चीज़ों को चेंज करना चाहते थे। तो गांधीयन अप्रोच जो थी वो ट्रेड यूनियनिज्म की सिर्फ मटीरियल एस्पेक्ट्स पे ही नहीं थी, मतलब मॉरल और इंटेलेक्चुअल एस्पेक्ट्स भी थी। आपको पता है गांधी जी कैसे थे, ठीक है जी। गांधी जी से याद आया, स्पेक्ट्रम में भूल कर भी गांधी जी को मत छोड़ना, दैट विल बी सुसाइडल। गांधी जी से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आएंगे आपके, बहुत ज़्यादा। मैं आई कैन गिव इट इन योर राइटिंग ईपीएफओ में। मॉडर्न हिस्ट्री से गांधी जी पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आएंगे। मैंने कई बार कहा है, अगर आपको पढ़ने में थोड़ा इशू आ रहा है, गांधी मूवी जाके देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इजीली आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, यूट्यूब पे दी हुई है, ठीक है। अब गांधी जी ने एम्फसाइज़ किया था कि डायरेक्ट एम ऑफ ट्रेड यूनियनिज्म इज़ नॉट इन द लास्ट डिग्री, ठीक है जी, पॉलिटिकल है, ठीक है। और इंस्टेड उन्होंने क्या कहा था? इट्स डायरेक्ट एम इज़ इंटरनल रिफॉर्म, वही कि इंटरनल रिफॉर्म होना चाहिए और एवोल्यूशन होना चाहिए इंटरनल स्ट्रेंथ में। वो मतलब कोर चीज़ पे काम करना चाहते थे कि व्यक्तित्व पे ज़्यादा काम होना चाहिए रादर देन अदर थिंग्स। और गांधी जी की ट्रेड यूनियनिज्म क्या थी? नॉट एंटी कैपिटलिस्ट थी, बट एक जनरल व्यू था उसका, ठीक है जी। तो ये आ गया हमारी गांधी जी की थ्योरी। अब आते हैं इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या है, ठीक है जी। देखिए हिस्ट्री में आपने पढ़ा होगा और ट्रेड यूनियंस वगैरह के बारे में पढ़ा होगा, बट यहाँ पे भी थोड़े जान लीजिए कि ये इंपॉर्टेंट है। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस जो है वो फर्स्ट ट्रेड यूनियन था इंडिया में, और किसने? 1922 में बॉम्बे में बना था। किन्होंने बनाया था? लाला लाजपत राय। तो अब पेन पेपर अगर आपने लिया हुआ है तो लिखते जाइए, आपने स्पेक्ट्रम में किस किस को पढ़ना है, या फिर गूगल में आज किसको पढ़ना है? लाला लाजपत राय, ठीक है जी, एज इज फर्स्ट प्रेसिडेंट, तो इनके बारे में पढ़ना है। 1945 तक कांग्रेसमैन, सोशलिस्ट और कम्युनिस्ट जो हैं वो इकट्ठे आते थे AITUC के अंतर्गत। सब्सिक्वेंटली जो है यूनियन जो है वो स्प्लिट अप हो गए, ठीक है जी, मतलब वो पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के ऊपर उनके स्प्लिट्स अप हो गए। फिर उसके बाद क्या है? वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं, ठीक है जी, बंगाल, ठीक है जी, CPI से जुड़े हुए, तो ये हो गया। अगला क्या है? अगला है हिंद मजदूर महासभा। अब हिंद मजदूर महासभा जो है वो कलकत्ता में बना है, ठीक है जी, हिंद मजदूर कलकत्ता में बना है। और कब? 24 से 26 दिसंबर 1948 की जो कॉन्फ्रेंस हुई थी तब बनी थी। और इसकी एफिलिएशन जो है वो इंटरनेशनल यूनियन कॉन्फेडरेशन से है, जो कि 75 मिलियन वर्कर्स को रिप्रेजेंट करता है, 153 कंट्रीज़ में है और टेरिटरीज़ में है, और 308 नेशंस एफिलिएट करते हैं हिंद मजदूर महासभा को, ठीक है जी। और इट हैज़ बीन फंक्शनिंग एज एन इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन सेंटर, मतलब एक इंडिपेंडेंट डेमोक्रेटिक ट्रेड यूनियन सेंटर है जो कि फ्री फ्रॉम पुलिस एंड प्रेशर ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, एम्प्लॉयर्स और गवर्नमेंट से, मतलब कि निष्पक्ष है, ठीक है जी। अब सोशलिस्ट ऑफ AITUC, देखिए ऊपर जो थे हमारे सोशलिस्ट जो थे वो इससे बाहर निकल आए थे और उन्होंने बनाए थे हिंद मजदूर पंचायत। ये देखिए, अब ये क्वेश्चन भी बन सकता है यहाँ से, कब बना था? 1948 में, और जो कि बाद में हमने जाना हिंद मजदूर महासभा से, ठीक है जी। तो ये सोशलिस्ट निकल के आए थे। चल अगले पे आते हैं। अगला क्या है? इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, INTUC। अब INTUC किसका है? ट्रेड विंग यूनियन है, किसका? इंडियन नेशनल कांग्रेस का, ठीक है जी। अब देखिए पॉलिटिकली आपकी बैकिंग आ गई। पॉलिटिकली बैकिंग क्यों है इसमें? देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि हमारे मज़दूर लेबर्स इतने ज़्यादा हैं तो उनकी बैकिंग करना तो ज़रूरी है। कि वो बैकिंग क्यों करते हैं? वोट्स, तो इसलिए अब ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का बन गया। देखिए
अगर आपके इंडियन नेशनल कांग्रेस के ट्रेड यूनियन है तो आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ में उनकी अपनी वो रहेगी, साख रहेगी, वहाँ पे वो इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, इन्वॉल्वमेंट होगी तो पॉलिटिकली भी वो हर चीज़ों को मतलब काम कर सकते हैं। आपको पता है इंडिया में एवरीथिंग हैज़ अ पॉलिटिकल सिस्टम। अब ये एग्जिस्टेंस में कब आई? 3 मई 1948 में, और एक रेजोल्यूशन आया था टू दिस इफेक्ट दैट वाज पास्ड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ द हिंदुस्तान मजदूर सेवक संघ। ठीक है जी। उसके बाद 17 नवंबर 1947 को ये रेजोल्यूशन पास हुआ था, तो अब ये 3 मई 1948 को बन गया था। अब INTUC जो है वो कौन गाइड कर रहा था? गांधी जी, और सर्वोदय फिलॉसफी पे ये बेस्ड है, और ये ILO के साथ भी एसोसिएटेड है 1949 से, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है, चलिए अब आते हैं अगला क्या है। अगला है भारतीय मजदूर संघ। भारतीय मजदूर संघ का फाउंड हुआ था ये 23 जुलाई 1955 को, और ये किनके लीडरशिप के अंदर आया था? दत्तोपांची थेंगड़ी जी के। ठीक है जी। और BMS जो है वो किसी भी रिज़ल्ट, मतलब किसी भी स्प्लिट के रिज़ल्ट का कारण नहीं बना था, मतलब कि किसी भी तोड़ मरोड़ से नहीं बना है। ठीक है जी। और ये मतलब कि अलग से बना है ये। इट वाज फॉर्म्ड अंडर द एजेस ऑफ जनसंघ पार्टी। जनसंघ पार्टी क्या है? BJP। तो आपको पता चल गया कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का क्या है और BJP वालों का भारतीय मजदूर संघ है, 1955 में आया। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेवा। सेवा क्या है? सेवा है सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन। सेल्फ एम्प्लॉयड वुमेन एसोसिएशन है। अब ये क्या है? एक रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन है जिसमें कि 1 मिलियन वुमेन वर्कर जो हैं वो जुड़ी हुई हैं इन द इनफॉर्मल सेक्टर। आपको पता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में बहुत ज़्यादा वुमेन काम कर रही हैं, चाहे अगरबत्तियाँ हुई या फिर यार्न्स हो गई, मतलब फिशरीज़ होगी। वुमेन प्ले अ वेरी वेरी ह्यूज रोल इन आर इंडस्ट्रीज़। ठीक है, अब ये किससे है? वो 1972 में एला भट्ट जो हैं, एक लॉयर हैं और यूनियन ऑर्गेनाइज़र, उन्होंने बनाया था। सेवा जो है वो टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन, टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन। अब कमेंट सेक्शन में बताइए कि टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन किसने फॉर्म करी थी और कब फॉर्म करी थी? इंडियाज़ ओल्डेस्ट एंड लार्जेस्ट यूनिट जो है वहाँ से बनी थी। ठीक है जी, इससे बन के आई थी। तो देखिए हमारे बॉम्बे गुजरात, ये हमारा बॉम्बे गुजरात और कोलकाता, पेन नहीं चल रहा, सॉरी। ठीक है जी, कोलकाता जो है ये बड़े ज़्यादा हब रहे हैं हमारे इंडस्ट्रीज़ के, तो इनके बारे में पढ़ना ज़रूरी है। ठीक है, अब आते हैं द एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया, एसोचैम। अब ये क्या है? ये एक एपेक्स इंडस्ट्री बॉडी है जो कि 1920 में बना था। किसने? प्रोमोटर्स चैम्बर्स ने बनाया था, और ये रिप्रेजेंट करता है ऑल रीजन्स ऑफ इंडिया। ठीक है जी, और ये इट रिप्रेजेंट्स द इंटरेस्ट ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड, और ये इट एस्टैब्लिश एंड इंटरफेस विद गवर्नमेंट ऑन पॉलिसीज इश्यूज़ पे काम करती है और इंटरेक्ट करती है किस पे? बाकी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पे। और ये रिप्रेजेंट करती है क्या? नेशनल और लोकल बॉडीज़ को। और ये वॉइस ऑफ इंडस्ट्री भी एक्ट करती है, और ये कन्वे करती है अपने स्टैंड्स को, ओपिनियंस को, किसको? वेरियस पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को। मतलब कि बेसिकली ये वॉइस है हमारी किसकी? एपेक्स बॉडी है इंडस्ट्रीज़ की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्या है? फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। अब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री क्या है? एक लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट एपेक्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ये GD बिरला और पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी जो हैं 1927 में, देखिए कितना पुराना है, 1927 में बनाई थी। अब ये क्या है बेसिकली? अब ये है, इट इज़ अ नॉन गवर्नमेंट नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है जी, और फिसी जो है इसकी मेंबरशिप जो है वेरियस सेक्टर्स में है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हो गया, जेम्स और ज्वेलरीज हो गया, केमिकल्स हो गया, माइनिंग हो गया, पावर हो गया, रिटेल सेक्टर हो गया, इन सब से इसकी है। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेन ऑब्जेक्टिव है टू एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ इंडियन इंडस्ट्री टू प्रमोट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस। ठीक है जी, और इसकी बिजनेस अपॉर्चुनिटी बढ़ानी है डोमेस्टिक और फॉरेन मार्केट में। ठीक है जी,
तो अब आते हैं एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब एम्प्लॉयर्स फेडरेशन ऑफ इंडिया क्या है, 1933 में बनी थी और ये एसोसिएशन ऑफ ऑटोनॉमस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया है और इसका पर्पस क्या है, डिफेंड करना, प्रमोट करना और चैम्पियन करना इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉयर्स। इफ़ी जो है एक एपेक्स बॉडी है ऑफ एम्प्लॉयर्स ऑर्गेनाइजेशन और जो इंडस्ट्री है वो प्ले करती है एक इम्पॉर्टेंट रोल। और रोल क्या क्या है, मैटर्स कंसर्निंग जो कि लेबर से रिलेटेड है, ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड है, रिसोर्स मैनेजमेंट से, इंडस्ट्रियल रिलेशन से और अदर चीज़ों से रिलेटेड है। और इनिशियली रजिस्टर हुआ था अंडर इंडियंस कंपनी एक्ट 1956, फिर इसको फिर से अनरजिस्टर करा, फिर से रजिस्टर करा 1963 में, किसके अंतर्गत, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926 के अंतर्गत। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आते हैं नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़। देखिए दोस्तों, थक गए हैं, पॉज कर सकते हैं, इसको बाद में भी आप कंटिन्यू कर सकते हैं, बट रूल्स वही रहेंगे, पेन एंड पेपर नहीं भूलना है, पेन एंड पेपर आपने नहीं भूलना है। ठीक है जी, मैं यहाँ से बोली जा रहा हूँ, आप बोलेंगे हे मेरे भगवान चलो 2x की स्पीड में सुन लेते हैं, लेकिन सुन रहे हैं बट सुनिए, लेकिन करना है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आने के बहुत हाई चांसेस रहते हैं। मुझे आपका इस वाले लेक्चर को बनाने में ही एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ लगे हैं। आई हैव रिसर्च दिस वेरी थॉरली, बहुत बुक्स आर्टिकल्स वगैरह पढ़े हैं, तभी आपके लिए काम किया हुआ है। ठीक है दोस्तों, ताकि आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करके एक बढ़िया सा बोलेंगे, शाउट आउट देने की, सर अबे सर नाइस। एनीवे, अब देखिए द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज़, ये क्या है। अब ये एक एसोसिएशन है किसके लिए, आईटी और बीपीएम इंडस्ट्रीज़ के लिए है। ठीक है जी, और नैस्कॉम जो है ये एक एसोसिएशन है ऑफ कंपनीज़ जिसका मेन ऑब्जेक्ट क्या है, टू फैसिलिटेट एंड प्रोमोट ट्रेड इन सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। ठीक है जी, और ये 1988 में बना था, इससे सबसे लेटेस्ट है। और देखिए अभी देखिए आईटी और सॉफ्टवेयर में कितना ज़्यादा धमाल मचा हुआ हमारे। और ये नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये इंडियन सोसाइटी एक्ट के अंतर्गत 1860 के अंतर्गत बनाया गया है। ठीक है जी, अब ये ग्लोबल ट्रेड बॉडी है। ठीक है जी, एक ग्लोबल ट्रेड बॉडी है और ये ग्लोबल कंपनीज जैसे कि यूएसए, यूके, यूरोपियन यूनियन, जापान और चाइना से ये जुड़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो आज का लेक्चर हुआ ख़त्म। ठीक है जी, आज का लेक्चर थोड़ा सा बड़ा है, कोई बात नहीं, आप इसको पीसेस में भी देख सकते हैं, नो इश्यूज़। बट देखिए मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है और आपको मैंने क्यूज़ और होमवर्क भी दिए हुए हैं, ताकि अगर सपोज़ ये 30 या 40 मिनट्स का लेक्चर है, अगर सपोज़ इट इज़ 30 to 40 मिनट्स का लेक्चर, तो एटलीस्ट आप मतलब मेरे लिए एटलीस्ट 3 to 4 आवर्स लगाइए एटलीस्ट। और आपने देख लिया कि देखिए हिस्ट्री के भी निकल के आए, करंट अफेयर्स के भी निकल के आए, इकोनॉमिक्स के भी निकल आए। एग्जामिनर यहीं से ही आपके जो है क्वेश्चंस इस तरीके से बनाता है। तो गेट सेट, रीड, रिवाइज एंड वी शैल क्रैक दिस एग्ज़ाम। अपना ख्याल रखिए, पानी पीते रहिए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा है। ठीक है, कोरोना के केसेस कम हो गए हैं बट कोरोना गया नहीं है। अपनी और अपने फैमिली की सेफ्टी रखिए। टेक केयर, बाय बाय, शब खैर।